नमस्कार। लेट्स माइक के सारा दिन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज ही 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। ये जो चुनाव परिणाम है, इनका आगे भारत की राजनीति पर या उन राज्यों की स्थिति पर या राजनीतिक दलों के आगे वर्चस्व पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि आज सुबह ही ये 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने आने लगे, तो इनको या इन परिणामों को देखते हुए आपको ये राजनीति को आगे किस तरह से प्रभावित करेंगे या राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनावों? देखिए विपिन, 4 राज्यों की 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे वैसे तो न राज्यों की राजनीति में असर डालते हैं, न देश की राजनीति में असर डालते हैं। फिर भी ये देश चुनाव का देश है। पिछले साल मई जून में लोकसभा चुनाव देखे हमने, फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव देखे, हरियाणा के चुनाव देखे, फिर फरवरी में हमने देखे दिल्ली विधानसभा के चुनाव बार और अब जून है, अभी फरवरी से 3-4 महीने बाद अभी, और 4 महीने बाद फिर हम बिहार विधानसभा चुनाव देखेंगे। तो इस देश में चुनाव की प्रक्रिया सतत है और कुछ हो ना हो चुनाव अवश्य भावी है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश है, इतने राज्य। जैसा कि आपने कहा कि आज जो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों का नतीजा है, वैसे देखा जाए तो मोटा मोटा इसमें केरल को अगर छोड़ दें। अच्छा, कौन कौन से 4 राज्यों की सीटें दी? पश्चिम बंगाल, चारों राज्य, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अलग पूर्व में बंगाल, हाँ, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में पंजाब और दक्षिण में केरल। तो चारों कोनों में राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें केरल को छोड़ दें अगर हम, तो ममता बनर्जी ने टीएमसी कालीगंज सीट बरकरार रखी है अपनी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लुधियाना वेस्ट, जो उनके विधायक के निधन के कारण रिक्त हुई थी, वो उन्होंने बरकरार रखी है। केरल के अंदर जरूर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, उसके विधायक की सीट थी, वो कांग्रेस ने छीन ली वहां पे। और गुजरात के अंदर एक आम आदमी पार्टी के पास थी, एक बीजेपी के पास थी, दोनों ने अपनी अपनी सीट ठेल रखी। तो राज्यों की राजनीति में मोटे तौर पर कोई असर नहीं पड़ा, और एक सीट, कोई भी राज्य ऐसा नहीं था तीनों चारों में कि जहां पर एक सीट जीतने से या हारने से किसी सरकार पे असर पड़ पा। जैसे पंजाब के अंदर 117 सीटें हैं विधानसभा की, और 91 पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। 91 सीटों पे 117 में से बहुमत से बहुत आगे, 3/4 मेजोरिटी। कांग्रेस के पास 18 है, अकाली दल के पास 3 है, बीजेपी के पास 2 है। तो 18 ऐसा आंकड़ा नहीं है कि अगर वो 1-2 सीट हार जाती या 4 के भी चुनाव होते तो कोई राज्य सरकार की स्थिरता पे कोई असर पड़ता। वही स्थिति गुजरात में है। गुजरात में 182 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 161 सीटें हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 95 से गुजरात में चल रही है, तब से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वो प्रदर्शन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी हासिल नहीं हुआ। इसका मूल कारण है कि कांग्रेस वहां बहुत कमजोर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वॉकओवर मिलता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी जो सीट थी वो अच्छे मार्जिन से बरकरार रखी है, और वहां भी उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। कांग्रेस 3रे नंबर पर रही है। केरल जरूर एक अपवाद रहा है, जहां पे अगले साल चुनाव होने बंगाल के साथ, और तमिलनाडु में भी होंगे। तो वहां जो 140 सदस्यीय विधानसभा है, वहां 97 सीट्स वाम मोर्चा के पास है अभी। पी विजयन जो उनके मुख्यमंत्री दूसरी बार, तो वहां निश्चित रूप से अगर जो हार हुई है तो वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए झटका माना जा सकता है। और जिसको हम कहते हैं कि एक चावल देखा जाता है, तो वो चावल है ये एक सीट, क्योंकि 8 महीने 10 महीने बाद जब वहां चुनाव की बिगुल बजेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जो ये जीत मिली है, इस एक सीट का राज्य की राजनीति पे अभी कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जनमानस में एक संदेश जाएगा कि केरल के अंदर 10 साल का जो वाम मोर्चे का शासन है, लोग उससे खुश नहीं है। कई बार विधानसभा चुनाव के नतीजे, उपचुनाव के नतीजे कुछ होते हैं और मुख्य चुनाव के नतीजे कुछ होते हैं, लेकिन आज के अगर हम संकेत की अगर बात करें तो केरल के अलावा और किसी राज्य में कोई ऐसा उलटफेर नहीं हुआ। क्या इनको अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उनका सेमीफाइनल मैच कह सकते हैं कि भाई वो फाइनल होगा? अभी कुछ निकल नहीं, इनको 4 राज्यों की 5 विधानसभा चुनाव को हम सेमीफाइनल या फाइनल की संज्ञा तो नहीं दे सकते।
सेमीफाइनल की संख्या तो वो होती कि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये इतना कम मतदाता होते हैं, लेकिन हम इनको अगर राज्यवार अगर इसका आकलन करें तो शायद हमको कुछ इसके लिए जो हम आज चर्चा कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता तय होगी कि सार्थकता हम इस 4 राज्यों की 5 सीटों के लिए हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। तो जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में 2027 में यूपी के साथ चुनाव हुए और वहां आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी है। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो संजीव अरोड़ा वहां जीते हैं वो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य है। सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि जब वो राज्यसभा के सदस्य है और अभी उनके 4 साल बाकी थे तो उनको विधानसभा में क्यों लड़ाया गया। मतलब क्या ये ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के आने का कोई संकेत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चुनाव में जब संजीव अरोड़ा को टिकट दिया जा रहा था तभी राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित करारी पराजय है। मतलब अप्रत्याशित इसलिए बताऊंगा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन माना जा रहा था कि वहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन जो सीटों का अंतर आया वो काफी था, चौंकाने वाला था। और पूरी आम आदमी पार्टी जिसमें मनीष सिसोदिया या उनके आतिशी बड़े बड़े जो आतिशी जीती, बाकी बड़े बड़े नेता उनके अरविंद केजरीवाल खुद हार गए और उनकी सरकार जो वहां चल रही थी 11 साल से वो गिर गई। तो ऐसे में जो संजीव अरोड़ा जीते हैं उन्होंने भारत भूषण आशु जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको हराया। तो वो जो सीट खाली करेंगे उसमें अटकलें ये लगाई जा रही हैं। राजनीति में जब तक पूर्ण कोई चीज नहीं हो जाए जब तक हम अटकल कह सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अभी 4.5 साल विधानसभा के चुनाव के हैं, तो वो शायद जब तक का कार्यकाल अपना राष्ट्रीय राजनीति में रखना चाहें और इसके लिए राज्यसभा उनके लिए बेहतर है। अगर किसी उपचुनाव लोकसभा में लड़े वो और लोकसभा के अंदर वो हार जाए 1 मिनट की हो, तो जो जिसको कहते हैं ना कोड़ में खाज, कि एक बार आप हारे दिल्ली में बुरी तरह और उसके बाद फिर आप लोकसभा में भी हार जाओ, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि राज्यसभा में 91 है और मुझे नहीं लगता कि वहां चुनाव भी होगा, चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़े उनका निर्विरोध निर्वाचन होगा, क्योंकि ना तो वहां कांग्रेस इस स्थिति में है कि केजरीवाल को हरा सके। उधर एक तरफ 91 है और एक तरफ सारे मिला के 23-24 एमएलए होते हैं। तो पंजाब की राजनीति इस मायने में इस चुनाव का, इस नतीजे का ये है कि जो 27 में चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो भगवत मान है उन्होंने आज यही दावा किया कि जो मतदाता है वो हमारे कामकाज से खुश है और हमारे जो कामकाज है उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। तो एक बात ये, इन सारे नतीजों से एक अगर निष्कर्ष निकालें तो क्या इस बात में सच्चाई है कि उपचुनाव के जो परिणाम होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही आते हैं? सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि वो चुनाव जो नतीजे हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही आते हैं। इसका क्या कोई कारण कि जनता मतलब वोट डालने में इतना इंटरेस्ट नहीं, वोट डालने में देखिए, जब सामान्य चुनाव होता है, जनरल चुनाव जिसको कहते हैं कि विधानसभा है, तब सरकार बनती है। आज एक विधानसभा के उपचुनाव या लोकसभा के 1 या 2 सीटों के उपचुनाव से केंद्र या राज्य सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। 1 मिनट के लिए अगर कांग्रेस के वहां उम्मीदवार जीत जाते पंजाब में तो ना तो भगवत मान की सरकार पे कोई असर पड़ता। तो मतदाता देखते हैं कि अभी इनकी 2 साल सरकार चलनी है, तो क्यों नहीं हम रूलिंग पार्टी का जो है, रूलिंग पार्टी का जब एमएलए अगर कोई हारता है उपचुनाव में, जैसा केरल में है, तो वो उसके मायने ये होते हैं कि जनता वहां पे खुश नहीं है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की वहां पे पार्टी के पास है 294 की सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 215 उनके विधायक है। 294 में 215, 3/4 मेजोरिटी। तो अगर एक सीट हार भी जाती हो कालीगंज वाली तो उनकी विधानसभा के चुनाव पे सेहत पे उनको कोई असर नहीं पड़ता, ना आने वाले समय में जो अगले साल चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बड़ी जीत हासिल की है, बड़े मार्जिन से उनके कैंडिडेट जो आरिफा अहमद जीती हैं, आशीष घोष को बीजेपी का हराया उन्होंने, तो इससे ये संदेश जाता है कि वहां का जो मतदाता है वो सरकार के कामकाज से खुश है। ऐसा अगर राज्यवार पूरी की बात करें, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष है यानी कि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में ममता दीदी हार जाएंगी,
ऐसे ही गुजरात में जहां बीजेपी लंबे समय से है, वहां विपक्ष दावा कर रहा है कि अब बीजेपी के जाने का टाइम आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां उन्हीं के ही कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं। यानी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज इसमें उपचुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, नहीं दे रहे, बिल्कुल। देखो, अगर विपक्ष जीत का दावा नहीं करे तो वो विपक्ष ही क्या, कितनी भी चाहे कमजोर स्थिति में हो विपक्ष, लेकिन वो चुनाव से पहले जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक बयानों में और टीवी चैनलों पे होने वाली बहस में हर दल हारने से पहले हार स्वीकार नहीं करता और ना करनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी, उससे पहले चुनाव में भी, जो 16 का चुनाव हुआ था, फिर 21 का चुनाव हुआ, तो उसमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में चूंकि 42 में से 18 सीटें जीती थी 19 में, तो ये लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को वहां अपदस्थ कर दे, जैसा कि उसने असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, जिन राज्यों में उसकी मजबूत स्थिति नहीं थी वहां भी उसने अप्रत्याशित नतीजे दिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जो लोकसभा चुनाव में करता, क्योंकि वहां के जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मतदाता को मोदी और राहुल में से चयन करना होता है। वहां सामने ममता नहीं होती कैनवास पे, क्योंकि ममता मुख्यमंत्री है, तो वहां उनको राहुल के मुकाबले या टीएमसी के कैंडिडेट के मुकाबले लगता है कि मोदी ठीक है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ममता के सामने बीजेपी अभी तक उतना मजबूत कोई ऐसा चेहरा नहीं दे सकी है। शुभेंदु अधिकारी या 3-4 घोष के उनके नाम आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जो संघर्षशील छवि है, तो लोकसभा में मतदाता बीजेपी को भी महत्व देता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो वहां एक तरफा ममता बनर्जी की जीत हासिल होती है। इसी तरह गुजरात का उदाहरण है, आज जब चुनाव हुए तो दोनों ने एक सीट रिटेन की, मतलब बीजेपी ने अपनी जो कड़ी सीट है और विसावदर सीट जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है उन्होंने जीती। लेकिन वहां ये देखने वाली बात होगी कि जो विसावदर सीट पे जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते, उस सीट पे कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। अच्छा, तो हम जब ये देखते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के वहां पे 17 विधायक जीत के आए और इस 3 साल के अंदर उसमें से 17 में से 6 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विसावदर सीट बरकरार रखी है अच्छे मार्जिन से। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी वहां 6-7 सीटें जीतने में सफल रहेगी। तो कांग्रेस के लिए गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो मोदी का है राज्य, दूसरा वो गांधी और पटेल का राज्य है जो कांग्रेस के थे। तो उस राज्य में कांग्रेस अगर 30 साल से हार रही है और ये जो उपचुनाव के नतीजे होते हैं जहां वो तीसरे नंबर पे जमानत जब्त हो गई उनकी विसावदर में, तो ये कांग्रेस के लिए चिंतन का कारण होना चाहिए कि आखिर उस गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। अच्छा, अगर एक राजनीतिक पंडित की भूमिका में आपको लेके हम बात करें कि जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी वापस आएगी या? देखिए, आज की स्थिति में ये कहना, मैंने पहले भी कहा कि उपचुनाव के नतीजे और सामान्य जो चुनाव होता है उनके नतीजों को हम आज ये नहीं कह सकते कि अभी 27 में चुनाव होने हैं, अभी 2 साल पूरा बाकी है, पौने 2 साल का समय। तो ये नतीजा और ये जो सीट जहां पे जीती है ममता बनर्जी की पार्टी, वो मुस्लिम माहौल है। वहां ममता बनर्जी के भी मुस्लिम कैंडिडेट थे और कांग्रेस के भी मुस्लिम कैंडिडेट थे। बीजेपी के आशीष घोष, तो उन्होंने टक्कर दी। एक समय तो शुरू में कांग्रेस सेकंड नंबर पे चल रही थी, लेकिन आज की तारीख में ये इन नतीजों से, मैंने पहले भी कहा था, इन नतीजों से आगे उस राज्य की राजनीति क्या प्रभावित होगी ये नहीं कह सकते। लेकिन केरल, ममता बनर्जी ने वहां अपनी सीट बरकरार रखी, इसलिए कोई अभी सवाल उठना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिस केरल है, केरल में 9 साल से एलडीएफ की वाम मोर्चा की सरकार है और वहां चूंकि उन्होंने भारी अंतर से वो सीट जीती है कांग्रेस ने, तो ये एक संकेत मिलते हैं कि केरल में संभवत कांग्रेस अगली बार अपनी सरकार बना सकती है। वहां भी राजस्थान की तरह था, एक बार वाम मोर्चा, एक बार यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेकिन वो पिछली बार पी विजयन ने वहां रिपीट की। लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पे 21 में, उसके बाद जब 24 में चुनाव हुए वहां 20 में से 19 सीटें कांग्रेस मोर्चा जीत गया। बीजेपी का खाता नहीं खुला और वाम मोर्चे को भी बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। तो वो और उसके बाद ये उपचुनाव के नतीजे, एलडीएफ की सीट कांग्रेस छीन के ले गई। तो केरल के बारे में
जहां तक मुझे लगता है कि शायद केरल में कांग्रेस इस बार सरकार बना सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा बनाएगी, लेकिन बना सकती है और हालात संभावना रखनी संभव होगा मतदाता का रुझान कांग्रेस। रुझान बिल्कुल उस तरफ हो सकता है। एक अगला सवाल कि इन परिणामों का राष्ट्र की यानी कि देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? ठीक है, अभी जो इन 4 चुनाव के मैंने बताया कि राज्यों में स्थिति यथास्थिति वही रही। राष्ट्रीय राजनीति में होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव से 14, 19 और 24 लगातार जीत हासिल कर रही है और अपनी सरकार बना रही है। 24 के चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी बहुमत का जो 272 का आंकड़ा है उससे दूर रह गई थी, 241 241 सीटों पे अटक गई थी। तो क्या संपूर्ण विपक्ष जो एक इंडी अलायंस बना है उसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, लेकिन जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो दोनों पार्टी आमने सामने होती है। पंजाब के चुनाव होते हैं तो दोनों पार्टी आमने सामने होती है। केरल के अंदर कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने सामने होता है, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा में भी, और दिल्ली में वो एक होते हैं। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति पे असर तब पड़ सकता है जब भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए संपूर्ण विपक्ष, वो चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट तीनों आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में एक होते हैं। तो जब वोट आपके विभाजित हो रहे हैं राज्य में जहां मतदाता वोट दे रहे हैं, तो जब वहां आप एक नहीं हो रहे हो तो दिल्ली की एकता दिखावे की है। तो राष्ट्रीय राजनीति पे मेरा मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में जो हार हुई है मिली है विधानसभा चुनाव में, उससे जो झटका लगा है, उनके तमाम बड़े बड़े नेता हारे। राष्ट्रीय राजनीति में अगर बदलाव तभी दिखता है कि जब सभी दल अपने राज्य स्तर मतभेद भुला के और एक संयुक्त मोर्चा बनाए जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। वो सिर्फ कागजों में नहीं हो गठबंधन, वो वाकत हकीकत में जमीन पे भी उतरे, और जो नेताओं के बीच में आपसी बयानबाजी होती है। दिल्ली को देखो आप, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम एक है, लेकिन दिल्ली के जो कांग्रेसी नेता हैं, तो चाहे अजय माकन या और नेता, वो आम आदमी पार्टी को किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार है। तो राष्ट्रीय राजनीति में असर तब पड़ेगा कि जब संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर और अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का मानस बनाता है, तो शायद मतदाता जो भाजपा विरोधी मतदाता है, जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी में बढ़ता है, वो शायद एक मंच पर जैसा कि मतलब आपातकाल के बाद जैसा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सारा विपक्ष है। हाँ बिल्कुल, ऐसा अगर 1975 में जो इमरजेंसी लगी 77 में और उसके बाद जब 77 में चुनाव हुए फरवरी मार्च में, तो अगर विपक्ष एक नहीं होता, वो जो जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, संगठन, कांग्रेस, ये सब मिलके अगर एक जनता पार्टी नहीं बनाते, तो शायद कांग्रेस तब भी नहीं हारती। अगर इस जितना भी विपक्ष का वोट था, इस जनसंघ है उसका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली में प्रभाव था। सोशलिस्ट और कांग्रेस का गुजरात में प्रभाव था, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत प्रभाव था, कम्युनिस्टों का बंगाल में, केरल, त्रिपुरा में प्रभाव था। वो सब जब एक मंच पे आए तो मतदाता को भी ये लगता है कि नहीं, अब कांग्रेस को हराया जा सकता है। तो जो दौर 70 के दशक में, 80 के दशक तक जो दौर 60, 70, 80 के दशक में था कि कांग्रेस बना मदर्स, कि कांग्रेस को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, वो स्थिति अब भाजपा बना मदर्स हो गई है। क्योंकि अगर भाजपा को आपको रोकना है, भाजपा को हराना है, तो आपको सब मतभेद भुला के एक होना होगा। तो आगे क्या होगा नहीं कह सकते कि राजनीति पल पल बदलती है। कई बार होता है कि राज्य की राजनीति में, जैसे पिछली बार है उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी 403 में से। उसका ये कहना था कि भाई हम 10, 20, 50 सीटों पर लड़ते हैं तो बाकी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता खत्म हो जाते हैं, हमारी पहचान खत्म हो रही है। 399 सीट पर लड़के वो 2 सीटें जीती, मतलब 1% भी नहीं। अगर वो 4 सीटें जीतती तो 1% होता, लेकिन 399 में सिर्फ 2 सीटें विधानसभा की, जहां 4-5 लाख वोटर होता है। क्योंकि उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस को भी लगा और समाजवादी पार्टी को भी लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हमें ये मतभेद बुलाने होंगे, और दोनों मिलकर लड़ेगी। और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी और 6 सीटें जीती। विधानसभा की तो 2 जीती और लोकसभा की 6 सीटें जीती। और इसी तरह समाजवादी पार्टी
वो 37 सीटें जीती। तो दोनों पार्टियों ने मिला के 43 सीटें जीती 80 में से, और भारतीय जनता पार्टी 33 रहेगी। तो जो मैंने कहा कि अगर समग्र रूप से राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बदलाव होता है या उसकी अपोजिशन को जरूरत पड़ती है, तो उसको ये जो समीकरण है, जो थोड़ा बहुत होता है ना कि आप कुछ देना कुछ लेना, कुछ मैं छोड़ूं कुछ आप छोड़ो, वो अगर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को इसकी लीड करनी पड़ेगी। कांग्रेस आज भी कई राज्यों में उसको पराजय मिल रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अभी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल एकमात्र कांग्रेस है जिसकी पूरे देश के हर राज्य में पहचान है। बाकी ममता बनर्जी भले 30 सीटें जीतती हो या अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीटें जीती, लेकिन यूपी के बाहर उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसा राज इन दलों की राजनीति से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि इन जो चुनावों के परिणाम आए हैं, ये राष्ट्रीय दलों की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, ये राष्ट्रीय, हालांकि 5 सीटों के चुनाव है, लेकिन जैसे मैंने कहा अपन पंजाब से बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में उसने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल कर लिया। जो अच्छी पार्टियां, कई पार्टियों की राष्ट्रीय जो सदस्यता थी, राष्ट्रीय चुनाव आयोग में राष्ट्रीय दल की मान्यता थी, वो खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो अपने राज्य में या बाकी 6 राज्यों में मिलाकर उनको जितना वोट परसेंट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये जो नतीजा है, बेशक इस एक सीट के नतीजे से मान सरकार पे कोई असर नहीं पड़े या वहां कांग्रेस में भी कोई असर नहीं पड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इससे जो ऑक्सीजन मिली है इस जीत से, अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो निसंदेह अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में भले चुनाव हार गई हो, लेकिन उनकी पहचान एक अच्छे वक्ता और समझबूझ वाले राजनेता की है। दिल्ली में क्यों हारे वो अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो उनकी जगह बनेगी राज्यसभा में, संसद में वो बोलेंगे या एकजुट जो होने में मदद मिलती है ना, तो आम आदमी पार्टी और उसकी शोध विरोध था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति तक सीमित थी। अब अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से इसका इंडी अलायंस पे असर पड़ सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल भी इंटरेस्ट लें और अपने छोटे छोटे जो लाभ और हानि के जो समीकरण है ना, उनको अगर भूल जाए तो आम आदमी पार्टी पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने एक सीट छीनी जरूर है वहां पर केरल के अंदर, तो कांग्रेस को एक बूस्ट मिल सकता है कि आने वाले समय में हमको केरल हमारे हाथ में आ सकता है। लेकिन मैंने कहा गुजरात, वहां कांग्रेस की जमानत जब थी, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी गुजरात के अंदर जहां उम्मीद थी उसको। बंगाल के अंदर जो कांग्रेस 47 से 77 तक उसका शासन रहा, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया। और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी विसावदर सीट, जो उनके केशु भाई पटेल बड़े नेता थे, उनकी सीट रही हुई है, और पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी विसावदर सीट हार रही है। तो गुजरात में जो उनका गढ़ है, जहां 61 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी विसावदर सीट आम आदमी पार्टी से छीन नहीं पाई। पश्चिम बंगाल में हारी, लेकिन टीएमसी की जीत का अंतर इतना है कि उसके लिए वो कोई एक सुखद संकेत नहीं है कि अगले चुनाव में वहां पे हम बहुत अच्छा करेंगे। पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। अकाली दल जो वहां पे बड़े भाई की भूमिका में रहता था भाजपा के साथ, वो चौथे पे चला गया। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आई, संतोष है। लेकिन अभी भी इस चुनाव के नतीजे से जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उसको फायदा होना चाहिए, वो दिखाते कि नहीं हम दोनों सीटें गुजरात जीत गए और हमने बंगाल भी जीत ली या एक पंजाब जीत ली, अपनी सीट बरकरार रखी है, तो मैं नहीं मानता कि उसमें कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा हुआ या भारतीय जनता पार्टी को या ममता बनर्जी को। हाँ, आम आदमी पार्टी, चूंकि केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आने की उनकी संभावना प्रबल हुई है, तो आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से अभी लग रहा था कि खत्म हो जाएगी या इसमें आंतरिक विरोधाभास उठेगा, वो अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजनीति में आने से थोड़ा बहुत इस पे असर पड़ेगा और आम आदमी पार्टी फिर से पटरी पर आ सकती है वो। अब अंत में चलते चलते अगर एक एक लाइन में हर राज्य बार हम इसका साथ निकालें, तो एक एक लाइन में क्या करना चाहिए? जैसे कि पश्चिम बंगाल, यही वहां चुनाव परिणाम क्या बताते हैं? परिणाम चुनाव बताते हैं कि ममता बनर्जी के ये 2 साल बाद जो होने वाले चुनाव है उसमें अभी खतरे की घंटी नहीं है। पंजाब में
भगवत मान की पार्टी जो आप पार्टी जीती है, उसकी जीत भले 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव उसमें नहीं हो, लेकिन कांग्रेस ने जो उनको टक्कर दी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले 2 साल में वो कैसा काम करते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो विसाबेदर सीट जीती है बड़े मार्जिन से, गोपाल इटालिया अच्छे उनके कार्यकर्ता, उन्होंने भाजपा की जीत पटेल को हराया। तो पिछली बार भी वहां जो भारतीय जनता पार्टी 156 सीट जीती, जो भारतीय जनता पार्टी 56 की बात करती है, 56 इंच की, वहां कहती थी हम 156 जीते, और कांग्रेस वहां लंबे समय बाद विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आई। मतलब अगर 183 सीट 18 सीटें आती तब उनकी आती है, वो 17 पे अटक गए। तो वहां कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। तो केरल में जो संकेत है, निश्चित रूप से यही संकेत जो दिख रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी एक बार 10 साल बाद फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है। और वो कांग्रेस के लिए जब वो कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना तक सिमट गई है, तो ऐसे में अगर केरल उनको मिलता है, महादक्षिण में जहां भाजपा कमजोर है, तो कांग्रेस के लिए वो बूस्ट ऑक्सीजन देने वाला, जिसको बूस्टर डोज कहते थे अपन, कोरोना काल में लगी थी, तो वो उसका काम करेगी। तो ये थी हमारी 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों पर चर्चा। हमारे साथ आने के लिए अनंत मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Let's Mic.